खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। मैं हर हफ्ते किसी बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू करवाता हूं। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी शख्सियत से बातचीत करते हैं तो उससे जुड़ी बातें भी की जाती है। सियासी बातें रोजाना हम रूटीन में करते हैं। सियासी बातों को लेकर कई तरीके के इशारे भी होते हैं, बातें भी होती है, लेकिन किसी भी शख्सियत के वो पहलू जो आपके लिए जानना जरूरी है। हम सामान्य तौर पर किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं या गूगल पर सर्च करके कुछ भी निकाला जा सकता है, जिसमें वास्तविकता कुछ सच होती है और कुछ झूठ भी। कई बार सब कुछ वास्तविक होता है तो कई बार सब कुछ झूठ भी। लेकिन जब शख्सियत के सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो सच सामने होता है। आज हमारे साथ मौजूद है राजसमंद सांसद दिया कुमारी। इन्हें शायद ही कोई ऐसा शख्स हो देश में जो नहीं जानता हो, क्योंकि जयपुर राज परिवार के साथ इनका संबंध है, यानी जयपुर राज परिवार की बेटी हैं। उनके अलावा सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो इनके फादर हैं। उन्होंने 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था। एक वीर सैनिक या सेना के अधिकारी, जो भी आप कहें, लेकिन देश के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। उनकी एक अपनी अलग पहचान है, राज परिवार से पहचान है, लेकिन इन सब के परे उन्होंने जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता चुना और इस रास्ते पर चलकर वो सड़कों पर चली, पगडंडियों पर चली, ढाणी में चली और छोटी बस्तियों से लेकर गली मोहल्लों में भी चलने का उन्हें मौका मिला। तो ऐसे में आइए उनसे आज खास बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि महलों में आप थी, सारे लोग जानते हैं कि महलों की हैं आप, लेकिन महलों से आप निकल कर आई और आकर आपने सवाई माधोपुर को चुना और उसके बाद राजसमंद को। महलों से सीधे पगडंडियों पर, कच्चे रास्तों पर, गलियों में, मोहल्लों में, क्यों? देखिए, मैं आप जैसे कह रहे हैं महलों से, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन मेरा महलों में नहीं निकला। मैं मेरे पिताजी सेना में थे, तो मैंने मेरा जो बचपन है वो जब अलग अलग आर्मी हाउसेस में बिताया है। दिल्ली में मैं पढ़ी हूँ और उसके बाद जयपुर भी। तो एक बहुत साधारण जीवन भी मैंने जिया है। तो मैंने देखा है नॉर्मल लाइफ क्या होती है। आर्मी हाउस में पिताजी भी आर्मी में थे, मेरी मदर भी एक आर्मी वाइफ की तरह ही रहती थी। तो एक उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रखा, कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम कुछ हो। तो ये एक मुझे लगता है मेरा बैकग्राउंड और जो जिस तरह से उन्होंने मेरी परवरिश की, उससे मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं सोचती हूँ उसमें बहुत अफेक्ट हुआ है कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि भाई मैं महलों में ही हूँ और मुझे यही करना है। उसके बाद जब मैंने बाद में अपने स्कूल्स भी शुरू किए, सोशल वर्क से भी मैं जुड़ी हुई थी। मेरा फाउंडेशन पॉलिटिक्स में आई, उससे थोड़ा पहले मैंने शुरू कर दिया था। हमारी संस्थाएं भी बहुत सारी हैं। तो मैं पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में नहीं थी पर पब्लिक लाइफ में थी और परिवार मेरा हमेशा जनता से जुड़ा हुआ था। एक बीच में मैं बात बोलूँगा, मैं उसी सवाल पर अगले सवाल में आने वाला था कि आपका फाउंडेशन चलता है, दिया कुमारी फाउंडेशन हो या अन्य एनजीओज जो हैं या अन्य संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं किस तरीके का काम करते हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि आप महिला सशक्तिकरण पर भी काम करते हैं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, या फिर कई बार मेरी ये जानकारी में आता है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको आप जिस तरीके से कुछ ऑपरेशन के बाद उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है वो भी उपलब्ध कराते हैं, दिव्यांगों के लिए भी उपकरण उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके की मेरी जानकारी है। लेकिन मूल रूप से आपने शुरुआत कब से की? जनप्रतिनिधि बनने से पहले से कब से आपने ये काम शुरू कर दिए कि पूर्णतः आप इन कामों में जुट गई? क्योंकि परिवार तो आपका ये सब कुछ करता ही था। बिल्कुल, जो हमारे ट्रस्ट हैं वो तो पहले से ही चल रहे थे, जो कि गरीब परिवारों के लिए कुछ करना, कोई भी अगर है जो, और या फिर अगर कोई क्वालिफाइड था या स्पोर्ट्समैन था या कोई ना कोई कुछ करना चाहता था, उनको हेल्प करना, ये तो हमारी ट्रस्ट के द्वारा हो ही रहा था। लेकिन जो मेरा फाउंडेशन है, जो मैंने शुरू किया पॉलिटिक्स में आने से थोड़ा पहले, उसमें हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, अब मेरे 5 सेंटर्स हैं पूरे राजस्थान में, और इसमें हम लोग महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है महिला, आत्मनिर्भर बन सकती है, हर तरीके की जो भी उसको चाहिए, चाहे फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, डिजिटल लिटरेसी की बात करें,
अलग अलग कोर्सेज सिखाते हैं और उनको फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं कि वो एम्प्लॉय हो सके, एम्प्लॉयबल बन सके, अपना खुद का स्वरोजगार अगर शुरू कर सके तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हम लोग उनको हेल्प करते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं, उन योजनाओं से उनको कैसे लाभ मिल सकता है। और अगर वो नहीं कर सकती तो हम लोग हमारे म्यूजियम में भी एक शॉप भी मैंने इनके लिए खोली है, जिसमें इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी हम लोग बेचते हैं। क्राफ्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, जो हमारे पुराने क्राफ्ट्स और आर्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी इनको देते हैं, ताकि वो क्राफ्ट भी जिंदा रह सके, नहीं तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। अब बहुत सारे बॉयज़ भी, यंगस्टर्स भी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं क्योंकि वो भी सीखना चाहते हैं। हम लोगों ने आराइश की ट्रेनिंग भी शुरू की है, जो कि एक पुराना, हमारी सभी बिल्डिंग्स में बहुत सारे हमारे ऐसे इमारत हैं जिनमें आराइश होता था, अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया, तो उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयबल आप बन सको, कहीं भी आप जा सकते हो, आपके हाथ में हुनर हो, कोई स्किल हो जिससे आप अपना कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप पैरों पे खड़े हो सकते हो। ऐसा कोई लीडर जिसने आपको प्रभावित किया, क्योंकि हर कोई किसी न किसी लीडर को अक्सर देखता है। आप राजनीति में बचपन से भी देखते आ रहे होंगे, कई लीडर्स थे, उनके भाषण भी आपने सुने होंगे, क्योंकि आप आर्मी से आपका जुड़ाव रहा, उस परिवार से रहे, तो ऐसे में आपका अक्सर कई जगहों पर जाना भी होता था, आपके फादर से भी आप बात करते होंगे। तो कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने आपको प्रभावित किया, या आज की डेट में जो लीडर आपको प्रभावित करते हैं कि हाँ ये है जो कुछ है इसमें बात? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी ना केवल मुझे, पूरे विश्व को अगर किसी लीडर ने सचमुच में प्रभावित किया है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उनका जो विजन है वो असलियत में, मैं जब पॉलिटिक्स में आई तो मैं उनको देख के ही आई कि देखिए आपने कैसे उन्होंने गुजरात को ट्रांसफॉर्म किया, और फिर उनके लिए एक पूरे भारत का एक विजन था, उनको कुछ करना था और वो करना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक पूरे प्लानिंग के साथ जो भारत में होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग युवाओं को रोजगार देने की बात करें, और हम एजुकेशन को भी बदला है, एजुकेशन की भी नई पॉलिसी बनी है, हर तरीके से पूरे जो भारत का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, और योजनाबद्ध तरीके से किया है। ऐसे नहीं किया है कि बस बात की है, घोषणा की है, लेकिन एक प्लानिंग के साथ किया है, किसी को अपीज नहीं किया है, सबको एक साथ लेके उन्होंने काम किया है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और पूरा विश्व उनसे बहुत प्रभावित है। इसके अलावा मेरे पिताजी मेरे पिताजी से बिल्कुल मैं बचपन में बहुत प्रभावित थी। वो इतने, मतलब बहुत कुछ उन्होंने देखा, वो समय भी देखा था जब बहुत कुछ होता था। उस समय एक्चुअल में राजपाट भी होते थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, वो समय भी देखा। उसके बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, अपने मर्जी से ज्वाइन की, बिना कोई तनख्वाह लेके ज्वाइन की, ज़रूरत नहीं थी ज्वाइन करने की, लेकिन उनके मन में जो भावना थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, वो देख के मुझे लगता है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो बचपन से मैं वो बहुत प्रभावित थी, उनके कार्य, जिस तरह से वो काम करते थे, लोगों से कैसे पेश आते थे। मेरी दादी सा जो थी, राजमाता गायत्री देवी, उनसे मैं बहुत प्रभावित थी। स्कूल्स उन्होंने शुरू किए, महिला उत्थान के लिए इतना कुछ किया, धीरे धीरे महिलाओं को बाहर निकलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ये बहुत सभी, और मेरी माता जी भी, वो भी एक संस्कार जो भी मेरे अंदर है वो मेरी माता जी की देन है। बहुत कुछ, वो बहुत धार्मिक भी हैं, तो ये भी उनसे मैं सीखती हूँ हर तरीके से। मुझे धर्म लगता की है, जहाँ तक बात आती है, मुझे पता है कि आपके राज परिवार जो है वो मुख्य जो आसन है आपने गोविंद देव जी को दे रखा है, कि मुख्य आसन है वो गोविंद देव जी का है, हम सब उनके सेवक हैं, और आप सभी अपने आप को उनका सेवक मानते हैं, और आज से नहीं, पीढ़ियों से ये सिस्टम चला आ रहा है। और आपकी कुलदेवी है वो जमवाय माता है, और उनके अलावा आप भगवान श्री राम के वंशज की बात भी आपको लेकर चलती है कि आप लोग भगवान श्री राम के वंशज है। कौन सी पीढ़ी है? क्योंकि कई लोग हैं ये इस बात को लेकर चर्चा करते हैं, और जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था तो उस वक्त ये चीज़ चर्चाओं में आई थी और सुर्खियां भी बटोरी थी लोगों में कि वाकई में क्या जयपुर राज परिवार उस वंश से है? देखिए, गोविंद देव जी की आपने बात कही, गोविंद देव जी को हम मानते हैं जयपुर का राजा, और वो हमेशा ही रहेंगे, और हम उनके सेवक हैं, और एक उनके मंत्री की तरह हमेशा, पहले भी ऐसा था और अभी भी हम लोग प्रजा ही हैं। और जो आपने बात की राम मंदिर की, उस समय मैंने देखा कि किसी ने शायद उस समय जब केस चल रहा था, तब जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि राम इमेजिनरी ही है कि उनके कोई वंशज भी हैं क्या, कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर थे वो। तब मुझे अच्छा नहीं लगा ये देखकर, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने भी सुना है कि हम भी राम के ही वंशज हैं। तो मैंने उस समय सोशल मीडिया में ट्वीट किया कि नहीं,
मैं भी राम जी की वंशज हूँ, हमारे भी रिकॉर्ड्स हैं जिसमें 309वीं पीढ़ी है हम। लेकिन उसके अलावा मैं ही नहीं हूँ, पूरे विश्व में लाखों हैं, करोड़ों हैं जो राम जी के वंशज हैं। एक खास खूबी और आपके परिवार की है, गुरु गोविंद सिंह जी की जो तलवार है वो आपके यहाँ पर शोभा बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह जी की जो तलवार है वो मेरी माता जी के वहाँ से है, नाहन से, सिरमौर से, और उनके जो पूर्वज हैं उनको उन्होंने भेंट किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ समय नाहन में, सिरमौर में वो रहे थे, और उस समय उन्होंने, जब वो वापस गए थे, वो पधारे थे वापस, तब उन्होंने वो अपनी तलवार उनको भेंट की थी। तो हम लोग अभी भी उनको पूजा में रखते हैं तलवार को, और समय समय पर दर्शन के लिए जयपुर में, वो जयपुर भी और कई बार सिरमौर भी वहाँ पर लगातार आप फील्ड में रहते हैं। कभी मुझे पता चलता है कि आप राजसमंद आ गए, फिर पता चलता है दिल्ली चले गए, जयपुर में कोई बैठक है, कभी किसी बैठक में चले जाते हैं। कई बार मेरे ख्याल से आप संसदीय समिति की जो कई बार प्रवास होते हैं, टूर्स होते हैं, उनमें चले जाते हैं। ऐसे में परिवार के लिए इस बार समय नहीं निकल पाता, क्योंकि बेटे बेटी जो हैं वो भी वक्त मांगते हैं। सबसे कीमती वक्त जो होता है वो माँ का भी होता है, तो वो कितनी तकलीफ़ होती है ऐसे में वक्त निकालने में, क्योंकि होता है परिवार में सबको वक्त चाहिए होता है। जी जी, नहीं मुझे लगता है, अब मुझे ऐसा लगने लगे है कि मेरा परिवार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मेरे जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं वो भी एक तरह से मेरी फैमिली है वो लोग भी, और जो मेरा परिवार है वो भी अब काफ़ी समझ चुके हैं इस बात को, तो अब वो बुरा भी नहीं मानते और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मेरी माताजी बहुत अच्छे से घर को संभाल लेती हैं, फैमिली को संभाल लेती हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता नहीं है उनको कि अब मेरी कमी इतनी महसूस नहीं होती। शुरू में लगता था, मुझे भी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब उनको भी रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे भी रियलाइज़ होता है, इतना मुझ पर विश्वास जताया है। अब राजसमंद से मैं सांसद हूँ, इससे पहले सवाई माधोपुर से विधायक थी। एक आप उनका ट्रस्ट लेते हो, उनका वोट लेते हो, बहुत कीमती होता है वो वोट, ऐसे वैसे नहीं मिलता। अगर उन्होंने आप पे ये उन्होंने अपना विश्वास आप पे जताया है, दिया है, उसके बदले कम से कम आप अपना समय तो दे सकते हो। आप अपनी तरफ से फुल प्रयास करो कि इनके काम हो, और मैं वो कोशिश पूरी करती हूँ कि चाहे दिल्ली में हो, जयपुर में हो, क्षेत्र में हो, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता के सारे काम। कार्यक्रम में अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और भी सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब भी हम सांसद दिया कुमारी से लेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ और सवाल जिनके हम जवाब जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और है। सवाल ये है कि आप अक्सर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में आप सेंट्रल लीडरशिप से मिलते हैं, नितिन गडकरी से कई बार आप सड़कों को लेकर मुलाकात करते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से आपकी मुलाकात होती है, भूपेंद्र यादव से आप बाघों से रिलेटेड या वन्य जीव और पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उनको लेकर चर्चा होती है। यहाँ राजस्थान के सभी नेताओं से आप मिलते ही हैं अमूमन, चाहे वसुंधरा राजे हों, ओम प्रकाश माथुर हों, सीपी जोशी हों, राजेंद्र राठौड़ हों, सतीश पूनिया हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हो। लेकिन दिल्ली में आपको कितना रिस्पांस मिलता है? क्योंकि राजस्थान से 3 नेताओं का खास रिश्ता है, चाहे ओम प्रकाश माथुर तो खैर संगठन में है, लेकिन अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, ये सब राजस्थान के हैं और मंत्री हैं। तो आप जो चीज़ मांगते हैं अपने क्षेत्र के लिए मिलती है? बिल्कुल मिलती है। आपने सभी के जो नाम लिए, तीनों अपने वरिष्ठ अपने मंत्री हैं और राजस्थान से हैं, और उनका बहुत सहयोग रहता है, और बहुत सारे मेरे काम अपने तीनों ही मंत्रियों ने किए हैं। मैं बहुत उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा है राजसमंद का, राजस्थान का, और बहुत सौगातें दिए हैं उन्होंने। मुझे भी, यहाँ भी हमारे रेलवे के बहुत सारे काम हुए हैं, पर हाँ वो बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गाड़ी अटक जाती है वो हमारी यहाँ राजस्थान में अटक जाती है, क्योंकि सारे जो काम हैं उसकी जो एजेंसी होती है, इम्प्लीमेंटेशन का काम राजस्थान गवर्नमेंट का होता है, वहाँ पर वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं। क्या तकलीफ आती है राजस्थान सरकार में आपको अमूमन? आप क्योंकि कई बार आप सीएस से भी मिलने पहुँचते हैं, कई बार आप किसी मंत्री को भी अपनी एप्लीकेशन या ज्ञापन या जो भी चीज़ें हैं वो दे के आते हैं, तकलीफ़ क्या आती है? तकलीफ़ ये आती है कि वो ये देखते हैं कि ये तो
भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, हमको इनका काम नहीं करना, उनकी मानसिकता ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य है। लेकिन आप पर तो सरकार गिराने के भी कोई आरोप नहीं लगे जैसे आपके पार्टी के दूसरे नेताओं पर लगते हैं प्रदेश में। वो मुझे लग रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो बस जनरली जो उनका माइंडसेट है, मानसिकता है, वो ये है कि ये अगर कोई प्रपोजल भेजने की बात कर रहे हैं तो वो हमको नहीं भेजना है, उसमें डिले करना है और कोई ना कोई अड़ंगा लगाना है। तो फिर इसलिए हमारे जो काम होने चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए, वो उस स्पीड से नहीं होते हैं। क्योंकि वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं या फिर राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं, इन लीडर्स को, और इनमें भी ख़ास तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को ज़्यादा आड़े हाथ लेते हैं सांसदों में। चूँकि ओम बिरला जो हैं उनके बारे में सब जानते ही हैं कि वो तो अब लोकसभा अध्यक्ष हैं, राजनीति से उनका वास्ता नहीं। तो ऐसे में कई बार आपकी बात होती होगी मुख्यमंत्री से भी या फिर चीफ सेक्रेटरी से भी या मंत्रियों से भी, तो वो क्या जिसको बोलते हैं होम्योपैथी में मीठी गोलियाँ वो दी जाती है या फिर आयुर्वेद की कोई दवाई दे दी जाती? नहीं, ऐसा है कि जैसे ही हम लोग कोई भी प्रपोजल हो या कोई प्रोजेक्ट है जो राजसमंद से रिलेटेड है तो मैं वहाँ ले जाती हूँ। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो मुंह पे तो मुझे ये कहते हैं हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए चाहे आप कितनी मीटिंग्स कर लो, कितने पत्र भेज दो। अभी रेलवे लाइन का जो परिवर्तन हुआ है, जो मीटर गेज है ब्रॉड गेज में जो कन्वर्ट हुई है, बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है। ये जो मावली मारवाड़ का है, जिससे मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ेगा। ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था जब वो श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए पधारे थे, नाथद्वारा पधारे थे। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेन्स के काम हुए हैं, रोड सड़कों के बहुत काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं राजस्थान को। ये सब तो केंद्र ने किया है ना। बीच में ये रुकावट जरूर कोशिश करते हैं कि काम रुके या धीमी गति से हो, लेकिन फिर भी केंद्र का जो स्पीड है, जिस तरह से केंद्र काम करता है, केंद्र जैसी स्पीड राजस्थान सरकार की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें एक चीज और है, कई बार लोगों में चर्चा का विषय बनती हैं। आप कई बार अखबारों में भी आ जाती है आपको लेकर खबरें कि दिया कुमारी केंद्र में मंत्री बनेंगी। इस चीज को लेकर अक्सर चर्चा होती है। बिल्कुल, मैं तो इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मुझे अपना काम करना है। मैं अभी सांसद हूँ राजसमंद से, मुझे इस पे पूरी तरह से फोकस करना है, ध्यान रखना है और मुझे वो काम करना है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये सब बातें, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो अभी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे पार्टी ने दी है, मुझे उस पे फोकस करना है। मैं उसी पे फोकस करती हूँ। मैं अपने काम पे करती हूँ, अपने क्षेत्र पे करती हूँ और क्षेत्र की जनता पे करती हूँ। इस बात के अलावा एक बात और चल निकलती है, अक्सर हम बातें करते हैं, आप सवाई माधोपुर से विधायक थे। सवाई माधोपुर टोंक जो संसदीय क्षेत्र है उसके साथ आपका नाम जोड़ दिया जाता है, फिर चर्चा चल निकलती है कि वापस सवाई माधोपुर से लड़ेगी। पिछले दिनों एक चर्चा चल निकली कि आप नाथद्वारा से लड़ लेंगी। अभी पिछले दिनों एक चर्चा चल निकली कि आपको तो राजसमंद से पार्टी विधायक का चुनाव लड़वा सकती है। कभी चर्चा चलती है कि आपको विधायक का टिकट चुनाव लड़वा कर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ वो आप भी समझ पा रहे हैं। इस तरीके की जो चर्चा है क्यों चलती है? मैं बिल्कुल इन चर्चाओं में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। बीच में एक चीज और बोलूंगा, जयपुर शहर को लेकर आपकी चर्चा चलती है, पूरे जयपुर को लेकर चर्चा चलती है कि जयपुर में किसी भी सीट से उनको लड़वाया जाता है। कोई अपने लिहाज से कयास लगा लेता है, हवा महल, कोई कहता है साहब मालवीय नगर से आ जाएंगी, नहीं ये तो विद्याधर नगर से जाएंगी। इस तरीके की बातें चलती है। अब इस तरीके की बातों पे मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती। देखिए, पार्टी ने मुझे सवाई माधोपुर भेजा, जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा मैंने, वो भी पार्टी का डिसीजन था। उसके बाद जब मैं सांसद का समय आया तब पार्टी ने ही डिसाइड किया कि आपको राजसमंद जाना है। बिल्कुल, पार्टी का जो भी डिसीजन होता है मैं हमेशा उसको मानती हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और जो संगठन कहता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वही जो लास्ट डिसीजन है उन्हीं का होता है। एक बात और चली आपको लेकर, जब आप महामंत्री बनी, कि महामंत्री जब आपको संगठन में बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीपी जोशी जो हैं वो भी आपके पास के ही संसदीय क्षेत्र से हैं। वो अभी हालांकि अध्यक्ष बन गए, पहले वो उपाध्यक्ष थे, आप महामंत्री थी। आपको लेकर अध्यक्ष की चर्चा चली, फिर कहा गया कि आप तमाम मोर्चों को संभालेंगी, फिर महिला मोर्चा को आपने संभाला। लेकिन एक चीज़ है, आप महिला मोर्चा को संभाल रही थी, प्रभारी थी, लेकिन नहीं लगता कि महिला मोर्चा की मजबूत सी अध्यक्ष नहीं, क्योंकि वो उदयपुर की हैं, जयपुर में महिला मोर्चा एक्टिव रहता है, तो थोड़ी दिक्कत तो है। महिला मोर्चा तो पूरे प्रदेश में एक्टिव है, और महिला मोर्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा काम कर रही है वो। और महिला मोर्चा तो लगातार बहुत काम कर रहा है। महिला मोर्चा की टीम बहुत मजबूत है, हमारी बूथ से लेके ऊपर तक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी भी हमारी जो कार्य समिति हुई उसमें भी हम लोगों को बहुत सारे कार्य दिए गए कि आगे हमको क्या करना है।
बिल्कुल भी हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी जो महिला मोर्चा की टीम है बहुत मजबूत है और आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप देखेंगे अभी चुनाव आएगा कि क्या रिजल्ट आता है। एक चीज़ है, मैं 2-3 सवाल और कर सकता हूं, चूंकि मैं वसुंधरा राजे से रिलेटेड सवाल पूछूंगा तो आपका उत्तर होगा कि वो सीनियर लीडर हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। राजेंद्र राठौड़ के लिए पूछूंगा, आप कहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं यहाँ पर सतीश पूनिया की बात करूँगा तो चूँकि आप उनकी टीम में रही हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और आप सबके सामने महामंत्री के तौर पर मौजूद कार्य कर रही थी। लेकिन इन सब के परे अब सीपी जोशी जो हैं उनकी टीम में आप हैं। सीपी जोशी जो कि आपके बराबर लोकसभा में बैठते थे और बिल्कुल पास की आपके संसदीय क्षेत्र है, उनका चित्तौड़गढ़ है, आपका राजसमंद है। किस तरीके के लीडर हैं? बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हुए हैं, उपाध्यक्ष रहे हुए हैं हमारे प्रदेश संगठन में। बहुत बैलेंस्ड है मैं कहूँगी और वो कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो जो वो बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वो ऐसी वैसी बातें नहीं करते। बहुत मैं उनको मानती हूँ कि बहुत समझदार हैं, उनमें बहुत ऊर्जा है, यंग है। तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत अच्छा है राजस्थान के लिए कि उनके बारे में यूथ को मौका मिला। नहीं लग रहा है कि अभी उनको थोड़ा समझने में समय लगेगा या वो सरल है इसलिए नहीं, वो संगठन में रहे हैं, कोई नए नहीं है संगठन के लिए, पहले भी उनको जिम्मेदारियां मिली हैं, तो वो समझते हैं सब कुछ और मुझे पूरा भरोसा है और सब जानते हैं कि बहुत अच्छे से वो जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं और आगे भी संभालेंगे। इतना उन पे बड़ा अभी बस समय कम है क्योंकि इलेक्शन सर पे है, तो हाँ समय कम है, लेकिन फिर भी हमारा तो संगठन बहुत पहले भी मजबूत था। सतीश जी भाई साहब के साथ भी बहुत अच्छा। तो ये मानकर चला जाए, आखिर में बिल्कुल आखिर का सवाल है, मानकर चला जाए कि मेवाड़ के जो एक तरफ सीपी जोशी और दूसरी तरफ दिया कुमारी, ये दोनों मेवाड़ में, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया साहब की जो छवि थी, जो नाम था, कद था, वो पूरा मेवाड़ और राजस्थान जानता है। बहुत अच्छी तरीके से वो रणनीति निभाते थे और बीजेपी को जीत भी मिलती थी, बड़ी भूमिका रहती थी। हालांकि कलेक्टिव प्रयास होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन अब आप दोनों के पास कमान रहेगी, तो यदि सीपी जोशी राजस्थान भर में व्यस्त रहते तो आप मेवाड़ में संभाल पाएंगी? देखिए, ये सारी चीज़ें पार्टी डिसाइड करता है कि किसको किस क्षेत्र की जिम्मेदारी देनी है। हमारे तो संगठन में सबको अलग अलग संभाग दिए जाते हैं, पूरे संगठन को डिवाइड कर दिया जाता है कि आप इसको संभालोगे, आप इसको संभालोगे, और सबको कलेक्टिवली भी काम करना होता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कि आप मेवाड़ संभालोगे, हम इसको नहीं देखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होता। बीजेपी में सब एक साथ काम करते हैं। राजसमंद झील पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड जीरो से अगर हम बात करते हैं तो लोग जो हैं वो भी सुनते हैं। यहाँ पर हालांकि किसी को बुलाया नहीं गया था, चूंकि राजसमंद की सांसद आई है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग इनके आसपास आ गए, पास में खड़े हुए थे, सुनने लगे, और चूंकि जब ये बातचीत पूरा राजस्थान और देश भर सुन रहा है तो लोग भी आराम से सुनेंगे ही। खूबसूरत जगह है, आप भी यहाँ पर आइए, घूमिए अपने परिवार के साथ, और शाम के वक्त और सुबह के वक्त यहाँ का नज़ारा अलग होता है। लेकिन कुछ सवाल और हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ महीनों बाद फिर इनका इंटरव्यू करें, क्योंकि अभी इंतज़ार है इनको कुछ और जिम्मेदारी संगठन दे दे। तब तक के लिए नमस्कार।